मेरा जेठ इस कदर अपनी इच्छाओं में अंधा हो चुका था कि वो मात्र 12 साल की लड़की को ही ब्याह कर ले आया। वह इतना उतावला हो रहा था कि उसे जरा सा भी सब्र नहीं हो रहा था। हम सब उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि जेठ बहुत हट्टा कट्टा था, इसलिए हम औरतों के लिए उसे संभाल पाना मुश्किल हो गया और वह उस मासूम सी 12 साल की बच्ची को अपने साथ कमरे में ले गया। वो लगातार रोए चली जा रही थी, लेकिन मेरे जेठ को उस पर रहम नहीं आया। दरवाजा बंद होते ही हमें सिवाय चीखों के कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, और जब दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि पूरी चादर लाल। मेरा नाम गरिमा है। मैं उन बदकिस्मत लोगों में से हूँ जिनके माँ बाप उन्हें जल्दी ही इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मेरे माता पिता भी जब मैं सिर्फ 6 साल की थी तो मुझे इस दुनिया में छोड़कर अकेले चले गए थे। उसके कुछ समय के बाद ही मेरे चाचा चाची मुझे अपने घर ले आए। मेरे चाचा की भी एक बेटी और एक बेटा था। पहले जब चाचा चाची घर आते थे तो मुझे खूब लाड़ प्यार करते थे, लेकिन मेरे माँ बाप के मरने के बाद जब वह मुझे अपने घर पर लेकर आए तो उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ही बदल चुका था। चाची ने इतनी कम उम्र में ही मुझसे सारे घर के काम करवाने शुरू कर दिए थे। मुझे अक्सर घर के कामों में गलतियां हो जाया करती थी, जिस वजह से मेरी बहुत ज़्यादा मार भी पड़ती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मेरा कसूर क्या है। मेरी चाची जबरदस्ती मेरे हर काम में कमी निकाल कर मुझे ताने मारा करती थी और जब तब मेरे ऊपर हाथ उठा दिया करती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और फिर चाची के साथ साथ उनके बच्चे भी मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे। चाचा को तो इस सबसे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि चाचा खूब शराब पीते थे और धीरे धीरे उन्होंने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था। गांव में अक्सर इसी तरह का माहौल होता है कि हर घर में लगभग कोई न कोई आदमी शराब पीता ही होता है और उसे जुए की लत भी लगी हुई होती है, जिस वजह से आए दिन घरों में कलह होती रहती है। वही कुछ माहौल मेरे चाचा चाची के घर पर भी था, जिसका खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ता था, क्योंकि चाचा भी अपना गुस्सा मुझ पर निकालते थे और चाची भी। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था कि मैं रोऊं ना, और मैं हर दिन भगवान को कोसती थी कि उन्होंने जब मेरे माँ बाप को मार दिया तो मुझे क्यों जिंदा रखा है, क्या ये जिल्लत झेलने के लिए। धीरे धीरे मैं 16 साल की हो गई। मेरे चाचा चाची के दोनों बच्चे पढ़ने लिखने के लिए गांव के पास के स्कूल में जाया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे स्कूल का मुंह तक नहीं देखने दिया, जबकि मैं पढ़ना चाहती थी। मैं अक्सर उनकी कॉपी किताबें चोरी छुपे उठा लाया करती थी और उनमें पढ़ने की और समझने की कोशिश करती थी कि ये क्या लिखा है, लेकिन जब कभी वो लोग मेरे हाथ में अपनी किताबें देख लेते थे तो मुझे चाचा से बहुत मार पड़वाते थे। चाचा की शराब और जुए की लत दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी, जिस वजह से घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए चाची ने चाचा से कहा कि मैं यहाँ घर में पड़े पड़े करती ही क्या हूँ, घर का काम तो वो भी कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने चाचा से कहकर एक ठेला खरीदवा दिया और मुझे गांव के पास में जो सबसे बड़ा कॉलेज बना हुआ था उसके सामने ही सड़क किनारे खड़े होकर भेलपुरी, चना मसाला और कई तरह की चीजें बेचने के लिए भेज दिया। सच कहूँ तो पहले तो मुझे ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत शर्म आ रही थी कि मैं हर रोज रोड के किनारे खड़े होकर कैसे इस काम को करूंगी, क्योंकि शुरुआत के पहले हफ्ते तो वहां से गुजरने वाला हर आदमी मुझे बहुत ही गलत नज़र से देख रहा था, जिससे मुझे घबराहट होती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मैंने भी इस सब को कैसे ही झेलना सीख लिया था और फिर मैं आदमी देखकर ही बात करती थी। अगर किसी आदमी की नज़र मुझे ठीक नहीं लगती तो मैं बहुत ही सख्त रवैया अपनाती थी, जिससे कि किसी की भी हिम्मत ना पड़े कि वो मेरे साथ किसी भी तरह की कोई गलत हरकत करे। धीरे धीरे मुझे ये काम अच्छा लगने लगा, क्योंकि घर में रहने से तो ये काम बेहतर था। घर पर मैं कितना भी काम करती थी, उसके बावजूद भी रात को सोने से पहले 2-4 बार तो मैं चाची के हाथों पिट ही जाती थी। लेकिन जब से मैं बाहर आकर इस काम को करने लगी थी, तब से चाची की मार और तानों से तो कम से कम मुक्ति मिल गई थी। सुबह तड़के ही मैं अपना ठेला लेकर निकल जाती थी और अंधेरा होने के बाद ही घर वापस लौटती थी। तब तक सारा खाना पीना बन चुका होता था। फिर बस मेरे लिए यही काम बचता था कि मैं खुद खाना खाऊं और बाकी सबके झूठे बर्तनों को धोऊं। इतनी देर में बाकी सब लोग लेटकर सो जाते थे तो मेरे कानों से खून निकालने वाला कोई नहीं था।
चाची को बस सिर्फ पैसों से मतलब रह गया था। मैं उन्हें एक एक रुपए का हिसाब दे देती थी तो उनके सीने में ठंडक पड़ जाती थी। लेकिन इस दौरान गांव में कुछ ऐसे मंचले थे जिन्हें जब ये पता चला कि मैं अकेले ही सड़क किनारे खड़े होकर ये काम करती हूँ तो वो अक्सर मुझ पर फप्तियां कसने आ जाते थे। उनमें से एक मुखिया का बड़ा बेटा भी था जो उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन उसमें शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं थी। एक दिन तो जब मैं रात के अंधेरे में अपना ठेला लेकर घर वापस लौट रही थी तो बीच रास्ते में उसने मुझे रोक लिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे खेतों की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाई तो उस वक्त गांव के कुछ बड़े लोग वहां से निकल रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे मुझे बचा लिया। उस दिन मैं बहुत डर गई और मैंने घर आकर साफ इनकार कर दिया कि मैं अब काम पर नहीं जाऊंगी। पर भला मेरी सुनने वाला कौन था? मेरी इज्जत की वहां किसे परवाह थी? मेरे इस इनकार से बदले में मुझे बस इतनी मार मिली कि मैं फिर से मजबूरन सड़क किनारे खड़े होने के लिए मैंने हाँ कह दिया। कुछ दिनों तक तो मुझे मुखिया का बेटा दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे अब अपनी इज्जत को लेकर हर वक्त बहुत डर लग रहता था। इसीलिए मैंने सूरज ढलने से पहले ही घर लौटना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे अक्सर मार पड़ती थी। लेकिन मैं भी क्या करती, उस आदमी की दहशत मेरे अंदर बहुत बुरी तरह से भर चुकी थी। फिर कुछ ही समय में मेरा काम बहुत अच्छा चल निकला, क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वाले सब लड़के लड़कियां अक्सर मेरे ठेले के पास ही गप्पे मारने के लिए आ जाते थे और गप्पे मारते मारते वह बहुत सारी चीज़ों को खाते थे, जिससे मेरी अच्छी खासी बोनी भी हो जाती थी। ऊपर से वहाँ से जो भी राहगीर गुजरता था वो भी बहुत सारा सामान खरीद लेते थे। 3 महीने में ही मेरी इतनी अच्छी कमाई हो गई थी कि उस कमाई से चाचा ने मुझे कॉलेज के सामने ठेला हटवाकर एक छोटी सी टीन डलवा दी थी, जिसमें उन्होंने मेरे लिए काम अब और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब मैं चाय, बिस्कुट, मैगी इन सब आइटमों को बेचने का काम भी करने लगी थी। काम बहुत अच्छा चल निकला था। 1 साल तो यूं ही बीत गया। फिर अगले साल कॉलेज में पढ़ने के लिए नए लड़के लड़कियां आए। एक दिन सुबह सुबह ही तड़के जब मैं अपना काम शुरू करने के लिए सारी चीज़ों को जमा रही थी, तभी मुखिया का लड़का मेरी दुकान पर आ गया। उसने मेरे सामने कुछ रुपयों का ऑफर रखकर कहा कि मैं एक रात के लिए उसके साथ चलूं। उसकी इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन वो तो वहां से हट ही नहीं रहा था। मुझे घबराहट होने लगी थी। इतनी सुबह सुबह आसपास भी कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। सब तरफ सन्नाटा पसरा था। मुझे रोना आने लगा और मैं खुद को कोसने लगी कि मैं आज इतनी सुबह आखिर क्यों आ गई। तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन वो कहाँ पीछे हटने वाला था। मैंने उससे जैसे ही अपना हाथ छुड़ाया तो उसने मेरी टांग में टांग फंसाकर मुझे नीचे गिरा दिया और मैं तुरंत ही नीचे गिर गई और फिर वो मेरे ऊपर। तभी किसी ने पीछे से उस आदमी के जोरदार लात मारी। वो लात ऐसी जगह पड़ी थी कि उसकी दम ही निकल गई थी। वो बुरी तरह से जमीन पर बिलबिला रहा था। लात मारने वाले शख्स ने मुझे अपना हाथ दिया। मैं लपक कर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और उसके पीछे छुप गई। उसने मुझसे पूछा, मैं ठीक तो हूँ? मैंने रोते हुए अपना सिर हिलाया। कुछ देर में जब मुखिया का बेटा संभल गया तो वो उस लड़के को धमकाने लगा कि ये उसके और मेरे बीच का मामला है, इसलिए वह इसमें ना पड़े, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वह उसे धमकाने लगा कि वो नहीं जानता है कि वो कौन है। वो इस गांव के मुखिया का बेटा है। पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं है जो उसके खिलाफ बोले। मेरे पास इतने आदमी हैं कि तुझे रातों रात मैं गायब करवा सकता हूँ। मुखिया के बेटे की बात सुनकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सच में ये डर कर यहाँ से भाग जाए। लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने खींचकर 2-4 घूंसे और मुखिया के बेटे पर जमा दिए, जिससे वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। उस शख्स ने मुखिया के बेटे से कहा कि अगर जान प्यारी है तो आज के बाद कभी भी इस लड़की के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना बिना बात अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इतना सुनते ही मुखिया का बेटा डर कर वहाँ से भाग गया। उस शख्स ने मेरा जमीन पर पड़ा हुआ दुपट्टा मुझे अच्छे से उड़ाया और फिर मटके से पानी निकाल कर दिया। पानी पीकर मैंने राहत की सांस ली और एक नज़र मेरे रक्षक पर डाली। मैंने उसे धन्यवाद कहा। वो कहने लगा कि तुम इस दुकान को अकेले ही चलाती हो? मैंने कहा जी। उसने कहा कि लेकिन कम से कम तुम्हें अपने साथ किसी को तो दुकान पर रखना चाहिए।
आजकल का जमाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों की नज़र आज बहुत गंदी हो चुकी है। किसी की नीयत का कोई भरोसा नहीं। आज तो मैं सही वक्त पर आ गया, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने साथ भले कोई छोटा लड़का ही सही, लेकिन हेल्पर के तौर पर रख लूं, जिससे मैं अकेले भी नहीं रहूंगी और मेरी मदद भी हो जाएगी। मुझे उसकी ये बात ठीक लगी। मैंने जब चाची से इस बारे में बात की तो पहले तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हेल्पर रखने का मतलब ये था कि उसे तनख्वाह देनी पड़ती। लेकिन जब मैंने चाची से झूठ कहा कि कई बार इतने कस्टमर आ जाते हैं कि सबको एक साथ खाने पीने की चीज़ें दे पाना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कस्टमर इंतज़ार नहीं करता और फिर वह उठकर चला जाता है और हमारी बोनी भी मारी जाती है, तब कहीं जाकर चाची को समझ आया, तो इसलिए उन्होंने एक हेल्पर को रखने की इजाज़त दे दी। मेरे गांव में वैसे ही बहुत गरीब लोग थे, इसलिए मैंने अपने पड़ोस की ही एक विधवा औरत के 12 साल के लड़के को अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। सच कहूँ तो वो बच्चा भले ही छोटा था, लेकिन मुझे सिर्फ उसके होने से ही थोड़ा सुरक्षित महसूस होने लगा था। उस दिन के बाद से हर रोज वो लड़का मेरी दुकान पर चाय पीने के लिए आने लगा, जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। मैंने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुझे रजत बताया। मैंने उससे चाय के पैसे लेने से इनकार किया, लेकिन वो कहने लगा कि अगर मैंने उससे पैसे नहीं लिए तो वह फिर कभी भी दोबारा मेरी दुकान पर नहीं आएगा। लेकिन सच कहूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे हर रोज वो मेरी दुकान पर आता और हमारे बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी होने लगी थी, जिससे मुझे ये पता चला कि उसका गांव राजस्थान में कहीं पर है। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ, बड़ा भाई और भाभी है। उसके पिता का देहांत काफ़ी पहले हो चुका था और वो यहाँ पर अकेले ही रहकर अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है। मैं भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चला कि हमें एक दूसरे से कब प्यार हो गया। एक दिन जब मैं वापस घर लौटी तो चाची ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मेरी शादी है। उन्होंने मेरी शादी एक 60 साल के आदमी से तय कर दी थी, जिसने मेरे बदले में उन्हें 4 लाख रुपए की रकम देने का वादा किया था। ये शादी नहीं थी, ये सौदा था। मुझे अपने चाचा चाची से नफरत होने लगी थी। उन्होंने पूरी जिंदगी मुझसे जी भर के काम करवाया और आखिर में भी वो मुझसे पूरी कीमत वसूल कर लेना चाहते थे। उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही थी कि मैं अभी सिर्फ 18 साल की हुई थी और वो मेरी शादी एक 60 साल के आदमी से करवा रहे थे। मैंने जब इस शादी से इनकार किया तो एक बार फिर से मुझे ज़बरदस्त मार मिली। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं चाचा चाची के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहूंगी। इसलिए अगले दिन ही दुकान पर जब मैं पहुंची तो मैंने रजत को सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर रजत बहुत परेशान हो गया। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। मैंने कहा कि तो फिर हम यहाँ से भाग चलते हैं और शादी करके अपना घर बसाते हैं। लेकिन मेरी इस बात को सुनकर रजत परेशान हो गया। मुझे डर सताने लगा कि कहीं रजत मेरे साथ सिर्फ अपना टाइम तो नहीं काट रहा था। मैंने रजत से सवाल करने शुरू कर दिए तो वो कहने लगा कि मेरी जो अभी नौकरी है उसमें इतनी कमाई नहीं है कि मैं 2 लोगों का खर्च उठाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकूं। मैंने कहा तो तुम एक काम करो, शादी के बाद मुझे अपने घर छोड़ आना और जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेना और फिर मुझे वापस अपने पास बुला लेना। रजत कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं भेज सकता। मैंने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम मेरी शादी उस 60 साल के बुढ़े से करवा सकते हो, लेकिन मुझे ब्याह कर मेरे ससुराल में नहीं रख सकते। वो कहने लगा कि सबकी अपनी अपनी घर की परिस्थितियां होती हैं, तुम समझती क्यों नहीं हो। लेकिन मैं जिद बांध कर बैठ गई थी। मैंने कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब उस घर में वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। मेरी फिर इस जिद के आगे रजत को झुकना पड़ा और हमने उसी दिन मंदिर में जाकर शादी कर ली। मैंने रजत से कहा कि जिस तरह से मैं वहाँ पर ठेला लगाकर सामान बेचती थी, उसी तरह से मैं यहाँ कहीं भी ऐसा ही कोई काम कर लूँगी। लेकिन रजत ने ये काम करने से साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि पहले भी मुझे तुम्हारा ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि सड़क किनारे खड़ी होने वाली औरतों और लड़कियों पर आदमी बहुत ही गलत नज़र डालते हैं और मेरी बीवी पर भी कोई भी गलत नज़र डाले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं जहाँ रजत के साथ किराए पर रह रही थी, वहीं पर पास में ही एक सिलाई सेंटर था, जहाँ पर फ्री में सिलाई सिखाई जाती थी। मैंने भी वहीं पर सिलाई सीखना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि मैं फिर घर से ही सिलाई का काम शुरू कर दूंगी और कुछ पैसे कमाकर रजत का हाथ बटाऊंगी। धीरे धीरे सिलाई सीखने के बाद मैंने अपना काम घर से शुरू कर दिया और इधर रजत की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। हमारी शादी को भी 1 साल होने को आ रहा था। मैं उससे कई बार कहती थी कि मुझे मेरे ससुराल तो एक बार घुमा लाओ, लेकिन वो हर बार मेरी बात को टाल देता था। वो सिर्फ मेरी सास और जेठानी से मेरी बात करवा देता था। इसके अलावा ससुराल जाने के नाम पर वो ना जाने क्यों मुकर जाता था। रजत की पढ़ाई जब पूरी हुई तो उसने अच्छी नौकरियों की तलाश शुरू कर दी और कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद उसे एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई और इधर मैं भी पेट से हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये अच्छा ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। उस वक्त मेरा 7वां महीना चल रहा था। इस दौरान बाजार में मंदी आ गई और कई कंपनियों ने अपने यहाँ काम करने वाले बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। उनमें से एक रजत भी था। नौकरी जाने से मैं और रजत दोनों ही बहुत परेशान थे, क्योंकि अब हम 2 से 3 होने वाले थे और खर्चा भी बढ़ने वाला था, लेकिन अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। ऐसी हालत में मैं भी सिलाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझसे भी बहुत ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता था। कमरे का किराया देने के लिए भी हमारे पास कुछ खास पैसे नहीं बचे थे। मैंने रजत से कहा कि अब इतने बुरे हालात में हमारा सहारा सिर्फ हमारा परिवार और घर ही हो सकता है, इसलिए कम से कम अब तो अपनी जिद छोड़ दो और मुझे मेरे ससुराल लेकर चलो। मेरी खातिर ना सही, लेकिन बच्चे की ही खातिर, क्योंकि अगर हम यहाँ रहे तो बच्चे की देख रेख और उसकी पैदाइश आखिर कैसे होगी। रजत को मेरी बात समझ में आ गई थी और फिर अगले ही दिन हम लोग रजत के घर के लिए निकल पड़े। रजत का घर भी एक बहुत ही ठेठ देहाती जगह पर था। उसके घर में भी कुछ खास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने ससुराल पहुंचकर बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी जेठानी और सास बहुत ही अच्छी थी। लेकिन जेठ का स्वभाव मुझे बहुत रूखा लग रहा था। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि मेरी जेठानी की शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी औलाद नहीं हुई थी, पर उन्हें मेरी औलाद होने की बहुत खुशी थी। वहां पहुंचकर मैंने रजत से कहा कि सब कुछ तो इतना अच्छा है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी सब कितने अच्छे हैं, फिर तुम भला मुझे यहाँ क्यों नहीं लेकर आते थे। रजत कहने लगा कि अभी कुछ दिन यहाँ बिताओ, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर क्यों नहीं आ रहा था। सच कहा था उसने, क्योंकि मेरा जेठ हद से ज़्यादा शराब पीता था और शराब पीने के बाद हर रोज़ वो गाली गलौज भी करते, घर में कलह करते, अपनी पत्नी पर हाथ उठाते। ये तो अब उनका रोज़ का नाटक था। वो मेरी जेठानी पर इस कदर हाथ उठाते थे कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे क्या, रजत से भी नहीं बर्दाश्त होता। इसीलिए अब हर रोज़ मेरे जेठ जी और रजत के बीच में झगड़े होने लगे थे, जिस वजह से वो अक्सर हम दोनों को कोसते कि हम यहाँ लौट कर क्यों आए हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। घर में हंसी खुशी का माहौल सिर्फ तब तक रहता था जब तक मेरे जेठ नहीं होते थे। जैसे ही जेठ घर में आते थे वैसे ही मातम पसर जाता था। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि जेठ जी हर रोज आपको बच्चा ना होने की वजह से इतना मारते पीटते हैं और ताने देते हैं, आपने अपना इलाज नहीं करवाया। तो जेठानी ने रोते हुए कहा कि मैंने खूब इलाज कराया, लेकिन भगवान ने मेरे नसीब में ये कलंक लिख दिया है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। इस सब की वजह से रजत मुझसे कहने लगे कि जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता मैं बस तब तक ही यहाँ रहूँगा, लेकिन बच्चा होते ही हम दोनों फिर से वापस शहर लौट जाएंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चे को ऐसे माहौल में नहीं पाल सकता। मुझे भी रजत की बात बिल्कुल ठीक लगी थी, इसलिए मैंने भी उनकी बात में हामी भर दी। मेरे जेठ ना सिर्फ शराबी और जुआरी आदमी थे, बल्कि उनकी नीयत भी ठीक नहीं थी। अक्सर वह मुझे जिस नज़र से देखा करते थे मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी वो नज़र, लेकिन क्या करती, मैं जैसे तैसे सिर्फ अपने दिन काट रही थी। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया। मुझे एक प्यारा सा बेटा हुआ था। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन जेठ के तो चेहरे पर मातम पसरा हुआ था। उन्हें अपने भाई के बेटा पैदा होने पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि शायद जलन हो रही थी, जिस वजह से मुझे अपने बच्चे के लिए डर लगने लगा। और मैंने खुद रजत से कहा कि जल्द से जल्द
सारे रस्मों रिवाजों को पूरा करके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं अब और यहाँ रहना नहीं चाहती। रजत भी समझ चुके थे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। हालांकि मेरी जेठानी मेरे बेटे से बहुत खुश थी। वो उसका एक माँ की तरह ही ख्याल रखती थी। बच्चा पैदा होने के बाद जो भी रस्मों रिवाज होते हैं, जब वो सभी हो गए तो अगले दिन हमने शहर जाने की तैयारी कर ली। रजत ने ठान लिया था कि वो एक बार फिर से नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, और अगर नौकरी ना भी मिली तो कोई मजदूरी करने लगेंगे। और मैंने भी अपना सिलाई का काम शुरू करने का सोच लिया था। शाम को सारी पैकिंग करने के बाद हम लोग इत्मीनान से सो गए थे। सुबह मैं तड़के ही उठी, क्योंकि दोपहर तक हमारी ट्रेन थी। नहा धोकर जब मैं तैयार हुई तो मैं चाय बनाकर रजत के पास लेकर गई, लेकिन रजत हिलाने से उठ ही नहीं रहे थे। मुझे लगा न जाने इन्हें क्या हो गया है, पर जब मैंने उन्हें दूसरी तरफ पलटा तो उनका चेहरा अजीब सा नीला हो रहा था। मैं बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। मेरे सास, जेठ, जेठानी सब लोग वहां आ चुके थे, और जब उन्होंने नब्ज चेक की तो उन्होंने वो खबर मुझे सुनाई जिसे सुनकर मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था। रजत मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। तुरंत ही पास से एक वैद्य को बुलाकर लाया गया, और जब उन्होंने अच्छी तरह से रजत का निरीक्षण किया तो उन्होंने बताया कि रजत को सांप ने काट लिया है, जिसका जहर पूरे शरीर में फैल जाने की वजह से रजत की मौत हो गई है। कुछ ही घंटे में रजत की अंतिम क्रिया हो चुकी थी, और मैं विधवा का रूप धारण किए पथराई आंखों को लिए बैठी थी। एक ही दिन में मेरा सब कुछ उजड़ गया था। कहाँ आज मैं रजत और अपने बेटे के साथ नई गृहस्थी की शुरुआत करने वाली थी, और कहाँ मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। मेरा बच्चा पिता क्या होता है ये जानने से पहले ही अनाथ हो गया था। मैं जितनी बार अपने बच्चे को देखती मेरा कलेजा फटने को होता। मेरा बार बार जी करता कि मैं मर जाऊं, क्योंकि ये पहाड़ जैसी जिंदगी मैं अब अकेले रजत के बिना कैसे काटती। रजत के सिवाय इस दुनिया में मेरा भला था ही कौन। माँ बाप तो पहले ही छोड़कर जा चुके थे। चाचा चाची ने तो कभी अपना समझा ही नहीं। एक रजत ही ऐसा था जो मुझे सच में प्यार करता था, लेकिन उसे भी भगवान ने मुझसे छीन लिया। मुझे तो अब अपनी किस्मत से डर लगने लगा था, लेकिन सिर्फ अब अपने बच्चे की खातिर मुझे किसी भी तरह से जिंदगी को जीना था। इधर रजत की मौत को कुछ ही दिन बीते थे कि मेरे जेठ अब मुझ पर गलत नज़र रखने लगे, और ये चाहने लगे कि मैं भी उनका साथ दूं। पहले तो मैं चुप रही, लेकिन एक दिन जब उसकी हरकतें हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई तो मैंने चिल्ला चिल्ला कर अपनी जेठानी और सास को सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनकर उनके होश उड़ चुके थे। उस वक्त मेरा जेठ भी अपने असली रूप में आ गया और कहने लगा कि अब तो तेरा पति जिंदा भी नहीं रहा है, तो तू अपनी ज़रूरतें किससे पूरी करेगी? इसीलिए कम से कम मेरे ही काम आ जा। मेरी खुद की औलाद तो पैदा नहीं हुई है, लेकिन अगर तू मेरा साथ दे तो मेरा भी वंश तू आगे बढ़ा सकती है, और इसमें बुराई ही क्या है? घर की बात घर में ही रह जाएगी। अपने जेठ के मुंह से ये बात सुनकर मुझे घिन आ रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती कि तभी मेरी जेठानी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे जेठ के मुंह पर मारा, जिससे वो बुरी तरह से बौखला गया, और उसने मेरी जेठानी को तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। जैसे देर से मेरी सास ने जेठानी को जेठ के प्रकोप से बचाया था। जेठ गुस्से में तिलमिलाया हुआ घर से बाहर निकल गया। मेरी सास मुझे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं अब अपनी माँ के घर लौट जाऊं, क्योंकि उनका बेटा इस कदर बहसी हो चुका है कि उसका कोई भरोसा नहीं रहा, और वह नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ भी गलत हो। तब मैंने अपनी सास को बताया कि मैं तो कितनी बड़ी अभागन हूँ, जिसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। ये सुनकर मेरी सास भी सर पकड़कर बैठ गई थी। उस वक्त मेरी जेठानी मेरा सहारा बनी। वो कहने लगी कि तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ ये आदमी तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर कोई गलत नज़र नहीं डाल सकता। उसी शाम जब मेरा जेठ वापस लौटा तो बुरी तरह से बौखलाया हुआ था, और उसने फरमान सुना दिया कि उसे अपना वंश आगे बढ़ाने वाला हर हाल में चाहिए, जिसे वो पैदा करके ही रहेगा, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसकी इस धमकी से हम तीनों औरतें बहुत डर चुकी थी कि वो अब न जाने क्या करने वाला है। और फिर एक दिन जब वो घर लौटा तो अपने साथ एक 12 साल की छोटी बच्ची को घसीटते हुए घर के अंदर लेकर आया। वो बार बार उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और लगातार रोती जा रही थी। हम तीनों की नज़र जब उस बच्ची पर
और जेठ पर पड़ी तो हम भौचक्के रह गए थे। वो 12 साल की बच्ची लहंगा चोली पहने हुए दुल्हन की तरह सजी थी और उसकी मांग में सिंदूर भी भरा था। मेरी सास ने तुरंत ही पूछा कि ये लड़की कौन है, तो जेठ ने कहा कि आज से ये तेरी दूसरी बहू है, मैं इसे ब्याह कर लाया हूँ। ये सुनकर तो मेरी सास बेहोश होकर वहीं गिर गई। जेठानी ने जेठ को भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। 40 साल की उम्र का होते हुए तुमने इस जरा सी बच्ची के साथ शादी कर ली। तो जेठ बड़ी ही बेशर्मी से कहने लगा कि इसमें शर्म वाली क्या बात है, शादी करके लाया हूँ, कोई ऐसे ही उठाकर थोड़ी लाया हूँ, और फिर ये मेरा वंश आगे बढ़ाएगी। इसकी खातिर ही तो मैंने पूरे 1 लाख रुपए खर्च किए हैं। इतना कहते ही मेरा जेठ उस बच्ची को घसीटते हुए अपने कमरे के अंदर ले जाने लगा। वो बच्ची बार बार चिल्ला रही थी, आंटी मुझे बचा लीजिए। उसका रोना देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत ही उस बच्ची को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी जेठानी भी मेरा साथ दे रही थी, लेकिन मेरा जेठ बहुत ही मजबूत था। उसने हम दोनों औरतों को एक झटके से दूर फेंक दिया। तभी मेरी सास होश में आ गई और उन्होंने जेठ से बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा कि तू बस मेरी 2 मिनट बात सुन ले, उसके बाद तुझे जो करना है वो तू करते रहना, मैं तुझे मना नहीं करूँगी। सास की इस तरह कहने से जेठ थोड़ा शांत हुआ और फिर मेरी सास ने उस बच्ची को जेठ के चुंगल से छुड़ाकर मेरे हाथों में थमा दिया। मैं बच्ची को लेकर तुरंत ही अपने कमरे में चली आई। फिर ना जाने मेरी सास ने जेठ से ऐसा क्या कहा कि वो उस वक्त अपना जोश शांत करके चुपचाप घर से बाहर निकल गया। इसके बाद सास कमरे में आई और उस बच्ची से कहने लगी कि बिटिया, तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से अब यहाँ पर रहना, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उस बच्ची ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। मैंने सास से पूछा कि आपने जेठ जी से क्या कहा, तो वो कहने लगी कि मैंने उसे समझाया कि ये बच्ची अभी बहुत नाजुक है और तू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अगर इस बच्ची की जान पर बन आई और कुछ ऐसा वैसा हो गया तो तुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी और तेरी मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर तो तेरा वंश बढ़ाने वाला भी इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। मैंने उसके जैसी ही भाषा उससे बोलकर आज जैसे तैसे उसे शांत करा दिया। मुझे अपनी सास की सूझबूझ काफ़ी अच्छी लगी। उस 12 साल की बच्ची का नाम पिंकी था। उसने बताया कि उसके पापा भी बहुत शराब पीते थे और उससे खूब काम करवाते थे, और फिर उन्होंने उसे ये बोला कि जैसे वो गुड्डा गुड़ियों की शादी करती है, ठीक उसकी भी शादी हो रही है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी शादी एक गुड्डे से नहीं बल्कि अंकल से हो रही है। मुझे उस बच्ची की मासूमियत पर बहुत तरस आता था। मैं यही सोचने लगी कि अब तक मुझे तो ये लगता था कि सगे माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं कर सकते, लेकिन पिंकी को देखकर मेरा ये भरम भी टूट गया था। उस दिन के बाद से वो बच्ची हमारे साथ ही रहने लगी। वो मेरे बेटे के साथ बहुत घुल मिल गई थी और वो दोनों खूब अच्छे से भाई बहन की तरह खेलते रहते थे। लेकिन अब घर में खाने वाले बढ़ चुके थे, पर कमाने वाला सिर्फ एक था। वो भी अपनी आधी से ज़्यादा कमाई सिर्फ शराब और जुए में ही लुटा देता था। इसलिए मैंने सिलाई का काम गांव में करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे मेरी थोड़ी बहुत कमाई होने लगी और मैंने अपनी जेठानी को भी सिलाई सिखा दी, जिससे अब अच्छी खासी आमदनी हमारे घर की हो गई थी। मेरी जेठानी तो अपनी सौतन को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ही रख रही थी। मैं अक्सर जब भी उस बच्ची को स्कूल जाते हुए बच्चों को टकटकी लगाकर देखती तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता। मैंने जेठानी से इस बारे में बात की और फिर हमने पिंकी का एडमिशन गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में करवा दिया। अब पिंकी हर रोज हंसी खुशी स्कूल जाने लगी थी। मेरा जेठ तो हर वक्त नशे में और गुस्से से भरा रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन एक बहुत बुरी खबर आई। मेरी जेठानी की माँ का देहांत हो गया था। रो रो कर उनका बहुत बुरा हाल था। मेरी सास और जेठानी दोनों ही लोग उनके मायके चली गए। मेरी सास मुझसे कहकर गई कि मैं घर का ख्याल रखूं। हालांकि मुझे अंदर ही अंदर जेठ से बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही 2 दिनों के लिए बंद रहूंगी। 2 दिन में तो जेठानी और सास वापस लौट आने वाले थे। एक दिन तो जैसे तैसे अच्छे से कट गया था। पिंकी भी मेरी हर बात मानती थी, इसलिए वो भी जेठ के डर की वजह से मेरे कमरे से बाहर ही नहीं निकली। दूसरे दिन शाम को जेठ घर लौटे और उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। उस वक्त मुन्ना रोने लगा
तो मैं उसे उठाने कमरे में गई और वापस आकर मैंने उसे गोद में ही लिए लिए हम सबके लिए चाय छानी। डरते डरते मैं अपने जेठ को चाय का प्याला पकड़ाकर जल्दी से अपने कमरे में आ गई। लेकिन खैर मेरे जेठ को इतनी अकल तो अब आ गई थी, उन्होंने मुझ पर एक नज़र भी नहीं डाली। मुन्ना को भी मैंने दूध पिला दिया था और खुद भी चाय पी ली थी। पूरा दिन काम कर करके मुझे बहुत थकान सी लगने लगी थी और नींद आने लगी। तभी मेरे जेठ उठकर घर से बाहर निकल गए। पिंकी से मैंने दरवाजे पर कुंडी लगवा दी और इत्मीनान से हम तीनों लेट कर सो गए। ऐसा लगा कि जैसे काफ़ी देर के बाद मुझे कुछ अजीब सी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं जैसे तैसे हिम्मत करके उठी, पर मुझे सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था और अजीब सा नशा मेरे सर पर सवार था। मेरा सर बुरी तरह से घूम रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीखने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैं धुंधली आंखों से देखते हुए ही लड़खड़ाते हुए घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर तो कोई नहीं दिखा, लेकिन जब थोड़ी देर में होश संभला तो समझ आया कि आवाज़ तो पिंकी की है, जो कि जेठ के कमरे से आ रही थी। मैं बहुत बुरी तरह से हड़बड़ा गई कि भला पिंकी इतनी बुरी तरह से क्यों चिल्ला रही थी। जेठ का कमरा अंदर से बंद था। मैं दरवाज़ा पीटे चली जा रही थी। मैंने फिर दरवाजे के सुराख से जब अंदर का नज़ारा देखा तो होश उड़ चुके थे, क्योंकि उस वक्त मेरा हट्टा कट्टा जेठ उस नाजुक सी बच्ची के साथ। मैं उसके आगे भीख मांगती रही, लेकिन मेरे जेठ को उस बच्ची पर जरा सा भी रहम नहीं आया। और फिर जब जेठ ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई, क्योंकि सामने का वो नज़ारा मेरा दिल दहला चुका था। जेठ तो अपनी मूँछों पर ताव देता हुआ अपनी जीत की खुशी चेहरे पर लेकर शर्ट को कंधे पर टांग कर घर से बाहर निकल गया। उसी वक्त मेरी सास और जेठानी भी वापस लौट आए और उन्होंने जब कमरे का नज़ारा देखा तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी, क्योंकि सामने सफ़ेद चादर पर सब लाल। पिंकी बुरी तरह से दर्द से करा रही थी और थोड़ी ही देर में वो बच्ची बेहोश हो गई। मेरी जेठानी उसे गोद में लिए मेरे कमरे में ले आई। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। सास तो अपना सर बार बार पीट रही थी। वह दोनों बार बार मुझसे पूछ रही थी कि भला ये सब कैसे हो गया। मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर एक एक करके मैंने सारी कड़ियाँ जोड़ने लगी। मैं भागकर किचन में गई तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ अजीब सी गोलियाँ पड़ी थीं और एक डिब्बे के पीछे पैकेट पड़ा था, जिसे पढ़कर मुझे पता चला कि ये नशे की गोलियाँ थीं। अब मुझे समझ आया कि मेरा जेठ इतना शांत क्यों था। उसने मेरी चाय की प्याली में नशे की गोलियाँ मिला दी थी ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और वह अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। शाम तक पिंकी को बहुत तेज बुखार आ गया था। 2 दिन तक उस बेचारी को होश ही नहीं आया। वो चलने फिरने से भी मोहताज हो गई थी। लेकिन मेरे जेठ को जरा सी भी अपनी करतूत पर शर्म नहीं थी, बल्कि उसे तो बस सिर्फ ये जुनून सवार था कि अब उसका वंश बढ़ाने वाला जल्द ही इस दुनिया में आएगा। मेरी जेठानी रो रो कर अपना सर पीट रही थी और जेठ को कोस रही थी, लेकिन जेठ था कि उस पर कोई असर नहीं था। सास तो शर्म से ही गड़ी जा रही थी। आखिर ये कैसी दुनिया है जहाँ औरतों को सिर्फ अपने मतलब का सामान समझा जाता है। क्या एक औरत इंसान नहीं होती? क्या उसे दर्द या तकलीफ नहीं होती? मैं भगवान से हर रोज ये सवाल करती कि आखिर उसने हम औरतों के जीवन में इतने दुख क्यों लिख रखे हैं, लेकिन मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता। पिंकी को हम तीनों औरतें जब भी देखती तो हमारे दिल शर्मिंदगी से भर जाते। उस नाजुक सी मासूम बच्ची का बचपन छिन चुका था। उसे इतनी कम उम्र में वो तकलीफ मिली थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। आखिर उसका कसूर क्या था? सिर्फ ये कि वो एक लड़की है। कुछ हफ्तों में पिंकी की हालत भले ही ठीक हो गई हो, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वो अब हद से ज़्यादा डरने लगी थी। इस वजह से वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था और स्कूल भी अब वो नहीं जाती थी। शायद इस सब के बाद ऊपर वाले को उस पर रहम आ गया था। इसीलिए एक सुबह गांव के ही 2 लोग दौड़ते हुए घर आए और उन्होंने वो खबर सुनाई जो शायद किसी और के लिए तो मनहूस होती, लेकिन हमारे लिए वो किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। दरअसल पिछली रात मेरे जेठ इतनी शराब पी ली थी कि शराब के नशे में वो एक ट्रक से टकरा गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जेठ के मरने पर उस घर में कोई भी दुखी नहीं था, यहाँ तक कि उनकी खुद की माँ भी नहीं, बल्कि असल में हम सबको मुक्ति मिल गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा संकट हमारे सर पर ये आ गया था कि सिर्फ सिलाई के दम पर घर का इतना खर्च चलाना मुमकिन नहीं था।
इसलिए मैंने एक फैसला किया और दिन रात एक करके मैंने मेरी जेठानी ने मिलकर खूब सिलाई की और फिर पैसे जोड़कर सबसे पहले एक भैंस खरीदी, क्योंकि हमारे गांव के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े मेडिकल और वकालत के कॉलेज बने हुए थे, जिनमें कई सारे बच्चे और वहां पर काम करने वाले लोग रहते थे। उन सबको शुद्ध दूध की ज़रूरत होती थी, इसलिए मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया और ये हमारे लिए वरदान साबित हुआ। 6 महीने में हमने दूसरी भैंस भी खरीद ली थी और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई और हम तीनों औरतें ही इस काम को पूरी मेहनत और लगन से कर रहे थे, जिससे आमदनी दुगनी चौगनी होने लगी थी। मैंने अपने बेटे और पिंकी को अब इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलाया और उसी स्कूल में उन्हें पढ़ा रही थी। आज हम सभी एक आराम की और सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। अब मेरे पास सारी खुशियां हैं, लेकिन रजत के बिना ये सारी खुशियां मेरे लिए हमेशा अधूरी ही रहेंगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।